हेलो ऑल, सो वी आर हेयर। आज इसकी फोर्थ सेशन यानी चैप्टर का लास्ट सेशन होने वाला है एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 विच इज़ वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। हमने अभी तक ये पढ़ा कि इंटेलिजेंस के टेस्ट जो है वो किस किस टाइप्स के होते हैं, किस तरह से अपने कल्चर के लिए उनको अडाप्ट किया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है इंटेलिजेंस को एसेस करने के लिए। अब हम ये पढ़ेंगे कि कल्चर और इंटेलिजेंस का क्या रोल है। कल्चर और इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं तो कल्चर और इंटेलिजेंस में हम हमेशा ये बोलते हैं कि एक जो कल्चर होता है वो बहुत इम्पैक्ट करता है कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, या मतलब हमारे लिए इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है, या हम क्या चीज़ों को सीखें क्या नहीं सीखें, उसका कल्चर से बहुत ज़्यादा रोल होता है। किसी एक कल्चर में अगर आपको बो एंड एरो चलाना आता है तो आपको माना जाता है कि आप इंटेलेक्चुअल हो, और आप यू आर वेरी गुड इन द वे। अब कहीं पर आपको कुछ और चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। दिस इज वॉट हाउ द कल्चर डिफाइंस इंटेलिजेंस। सो विगोत्स्की थे रशियन साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने एक्चुअली ये आर्ग्यू किया कि जो कल्चर है वो एक सोशल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है जिसमें लोग रहते हैं, ग्रो करते हैं, अपने आसपास दुनिया को समझते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इन लेस टेक्नोलॉजिकली डेवलप सोसाइटीज जो सोशल या इमोशनल स्किल्स है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, वहाँ लोगों से प्यार से बात करना, उनसे कनेक्ट करना, उनको फील कराना कि हाँ हम तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं, मतलब सोशल रिलेशनशिप्स की बहुत वैल्यू होती है। इसके अलावा कल्चर क्या है? कल्चर एक कलेक्टिव सिस्टम है जहाँ पर कुछ कस्टम्स हैं, कुछ बिलीव्स हैं, कुछ एटीट्यूड हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कुछ अचीवमेंट्स हैं आर्ट या लिटरेचर में, ये डिफाइन करता है कि हम किस कल्चर का पार्ट हैं। हमने स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी पढ़ी है, उसमें एक इंटेलिजेंस था प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। वो भी यही बोलता है कि जो इंटेलिजेंस है वो कल्चर का प्रोडक्ट है, कि इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे कैसे अच्छे से काम करना है या क्या करना है, दैट इज व्हाट इंटेलिजेंस विल टेल यू। ठीक है। इसके अलावा हाँ, ये हो गया। उसके बाद जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज होती हैं वहां पर क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस होता है। जैसे कि अटेंशन आपका अच्छा होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, परफॉर्मेंस, स्पीड, अचीवमेंट ओरिएंटेशन। सो आपका सारा ध्यान ये है समझना, जानना, अचीव करना दुनिया में, लाइफ में अपने। बेसिकली दिस इज टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। तो हम लेकिन ये मानते हैं कि एशियन या अफ्रीकन सोसाइटीज़ में टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस की इतनी वैल्यू नहीं होती है। वेस्टर्न कल्चर्स में ही टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा देखा जाता है, जबकि जो एशियन कल्चर्स होते हैं वहाँ पर जो है नॉन टेक्नोलॉजी या फिर जो होलिस्टिक वाली चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो बेसिकली क्योंकि हम इंडिया से हैं, हम इंडिया की बात करेंगे कि इंटेलिजेंस जो है वो इंडियन ट्रेडिशन में क्या है। तो इंडियन ट्रेडिशन में सबसे पहले जो इंटेलिजेंस है उसे हम इंटीग्रल इंटेलिजेंस कहते हैं, विच इज़ इंटीग्रेटेड, सब एक साथ है। इसके अलावा इसमें कॉग्निटिव चीज़ें तो होती है, ठीक है, आप माइंड थॉट प्रोसेस आपका अच्छा है, यू आर वेरी गुड एट थिंकिंग, प्रोसेसिंग, अटेंशन एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन उसी के साथ साथ आप जो है नॉन कॉग्निटिव प्रोसेस में भी अच्छे। ठीक है। तो एक संस्कृत वर्ड है बुद्धि, बुद्धि को हम बोलते हैं कि इंटेलिजेंट जो होता है उसे देने के लिए। जेपी दास ने बताया कि बुद्धि क्या है। इसमें कुछ स्किल्स हैं जैसे कि आपके मेंटल एफर्ट्स, आपके ब्रेन में आप जो मेंटली जो चीज़ें आप सोच रहे हो वो कितना लगा रहे हो, आपके एक्शन कितने डिटरमाइंड है, जो आप काम कर रहे हो कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, आप कैसे फील कर रहे हो किसी के लिए, आप दूसरों की फीलिंग्स कैसे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ओपिनियंस आपके क्या हैं। इसके साथ साथ नॉलेज आपको कितनी है, आप कितना डिस्क्रिमिनेट कर पाते हो कि ये चीज़ इससे अलग है, आप समझ कितना ज़्यादा पाते हो। तो ये सब चीज़ है बेसिकली कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव दोनों तरह के जो एबिलिटीज़ हैं वो बुद्धि में आती हैं, ये जेपी दास के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब बुद्धि का जो नोशन है वो काफ़ी ज़्यादा, उसमें जो है तीन चीज़ें हैं बेसिकली। अफेक्टिव है, अफेक्टिव देखो क्या होता है बेसिकली विद इमोशंस। आपके पास इमोशन है, आप अफेक्ट इज बेसिकली इमोशन, पॉजिटिव नेगेटिव या जो भी चीज़ें होती है दैट इज। मोटिवेशन इज बेसिकली यू आर मोटिवेटेड टू डू समथिंग, दैट इज मोटिवेशनल कॉम्पिटेंस। इसके अलावा यू हैव कॉग्निटिव कंपोनेंट, कॉग्निटिव इज अगेन एज वी नो इट्स मेंटल, बेसिकली मेंटल प्रोसेस, कॉग्निशन में सब कुछ वो आता है। So I hope this is clear. If you have any doubts, any queries, you can write down in the comment section and let us know if you want clarification in detail. And also you can get tuitions also on private basis.
personal basis or in a group basis also. Let's move on. Now we will see that कि इंटेलिजेंस के फेसेट्स क्या होते हैं अलग अलग, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है इधर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन और इन द एमसीक्यू क्वेश्चंस कि ये किस तरह से मेंशन किया जाता है कि ये कौन सा कॉम्पिटेंस है, तो आपको बताना होता है. तो पहला है कॉग्निटिव कैपेसिटी. कॉग्निटिव में क्या आएगा? कॉन्टेक्स्ट के लिए सेंसिटिविटी. आप एनवायरनमेंट को समझ पा रहे हो क्या है, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो अलग अलग चीज़ों में, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप अच्छे से कर पा रहे हो. इसके अलावा आप जो है काफ़ी अफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हो. यू आर वेरी फ्लुएंट एंड वेरी यू आर पोजिंग योर जो आपके इमोशंस और ओपिनियंस है दूसरों को. देन यू हैव सोशल कॉम्पिटेंस. सोशल कॉम्पिटेंस इज बेसिकली रिस्पेक्ट फॉर सोशल ऑर्डर, फॉर कमिटमेंट टू एल्डर्स, यंग एंड नीडीज, कि किसे किस चीज़ की ज़रूरत है, आप आप समझ रहे हो कि किसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसको आप हेल्प करो, चाहे पैसों में चाहे किसी चीज़ में. देन यू हैव इमोशनल कॉम्पिटेंस. इमोशनल कॉम्पिटेंस इज बेसिकली कि आप इमोशनली कनेक्ट कर रहे हो अपने इमोशंस को भी. ऐसा होता है ना, हम गुस्से में होते हैं तो बहुत ही गलत डिसीजंस ले लेते हैं, आप वैसा नहीं कर रहे हो. आप खुद को रेगुलेट कर रहे हो, खुद को मॉनिटर कर रहे हो, अपने इमोशंस को ध्यान से देख रहे हो, आप पोलाइट हो दूसरों के लिए, आप ऑनेस्टी दिखा रहे हो, आप गुड कॉन्डक्ट कर रहे हो, अच्छा नेचर से बिहेव कर रहे हो लोगों के साथ, खुद को इवेलुएट कर रहे हो आप. एंड द लास्ट इज योर एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस. अब इसमें ये होता है कि आप कोई काम करना चाहते हो, जैसे कि आप कमिटेड हो किसी चीज़ के लिए कि ये मुझे करना है तो करना ही है. परसिस्टेंट हो, आप हमेशा उसमें काम करने के लिए तैयार हो, आपके अंदर पेशेंस है कि इट्स ओके, अगर आज जीत नहीं भी मिली तो क्या हुआ, कल मुझे ज़रूर मिलेगी. हार्ड वर्क आप उसके लिए करना चाहते हो, आप विजिलेंट हो, छोटे मोटे चेंजेस भी जो एनवायरनमेंट में हो रहे हैं वो आपको समझ आ रहे हैं, जो भी एक्शन या बिहेवियर आप कर रहे हो, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कर रहे हो, ऐसे नहीं कि आप अननोइंगली कुछ भी करते चले जा रहे हो. तो इसी के साथ हमारा इंटेलिजेंस का असेसमेंट, क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन सब कुछ हो चुका है. सिर्फ जो अब है जो हमें करना है वो हमारे और जो एट्रीब्यूट्स हैं वो करने हैं, जिसमें से पहला एट्रीब्यूट्स है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो बेसिकली हमें ये बताता है कि किस तरह से हमें इमोशंस को समझना है, एक्सप्रेस करना है, रेगुलेट करना है. एंड ये चीज़ आपकी सिर्फ ये नहीं है कि आपको अपने इमोशंस को समझना है, आपको दूसरों के इमोशंस को भी समझना है, उनको भी रेगुलेट करना है, उनको भी अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि सेल्वे एंड मेयर ने ये दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि ये एबिलिटी है खुद के और दूसरों के इमोशंस को समझने की, साथ साथ डिस्क्रिमिनेट करने की कि हाँ ये अभी खुश है, ये अभी दुखी है, ये अभी सैड है, या ये भी गुस्से में है, आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो. ठीक है, और जैसे आप इंटेलिजेंट क्वेश्चन या आईक्यू से निकालते हो ना कि कितना पर्सन इंटेलिजेंट है, उसी तरीके से जो EQ है विच इज इमोशनल क्वेश्चन, वो ये बताता है कि आप जो है वो इमोशनली कितने स्टेबल हो, कितना बेस्ट तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो. और आपको एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देनी है कि ये चीज़ रिसर्चेस में पाई गई है कि इमोशनल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका IQ सिर्फ ज़्यादा है ना, सो दैट डज नॉट गारंटी कि आप जो है लाइफ में भी सक्सेस करोगे, लेकिन अगर आपके पास इमोशनल क्वेश्चन ज़्यादा है, इट एक्चुअली गारंटीज कि आप जो है लाइफ में सक्सेस करोगे, काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी हेल्दी लाइफ आप जियोगे. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. देन वी हैव स्पेशल एबिलिटीज, जिसमें से एप्टीट्यूड. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये एक कैपेसिटी होती है कि आप कोई स्किल को एक्वायर कर सकते हो अगर आपको उसे सिखाया जाए, आपको उसे ट्रेनिंग दी जाए. मतलब आपके पास एप्टीट्यूड है, जेनेटिकली आपके पास एप्टीट्यूड है सिंगिंग का, म्यूजिक का, आप उसको कर सकते हो, लेकिन आप उसे कर रहे हो वो अलग चीज़ है. आपको ट्रेनिंग दी गई और आपने वो स्किल सीख लिया, तो एप्टीट्यूड आपको ये बताता है कि आपके पास वो काबिलियत है कि आप सीख सकते हो ट्रेनिंग के बाद, दैट इज एप्टीट्यूड. दूसरी चीज़ है इंटरेस्ट, विच इज सिंपली द थिंग कि आप जो है प्रेफरेंस आपकी कि आप करना क्या चाहते हो. अब आपके पास काबिलियत उस काम के लिए हो चाहे ना हो वो अलग चीज़ है, लेकिन आप इंटरेस्टेड हो उसे करने में. आपको जैसे गाना बहुत पसंद है, चाहे आप गाते हो कैसा भी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ सेकंड पॉइंट. पहला ये है कि आपको वो पसंद है, दैट इज इंटरेस्ट. ठीक है, अब एप्टीट्यूड के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आते हैं, MCQs, लॉन्ग क्वेश्चंस, 2, 3, 4 मार्कर क्वेश्चंस में आते हैं. 2 तरह के टेस्ट हैं. पहला है इंडिपेंडेंट एंड स्पेशलाइज्ड टेस्ट, जिसमें सिर्फ एक ही एप्टीट्यूड को चेक किया जाता है, जैसे कि या तो सिर्फ आपकी मैकेनिकल, या सिर्फ म्यूजिकल, सिर्फ मैथमेटिकल. लेकिन मल्टीपल या जनरलाइज्ड एप्टीट्यूड जो होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं, उनमें बहुत सारे तरह के एप्टीट्यूड्स को एक साथ एक ही टेस्ट में डिटेक्ट किया जाता है, और ये फाइंड किया जाता है कि पर्सन किस में कितना है,
किससे ज़्यादा कम है, किसमें कम है, वो हम उसमें फाइंड कर सकते हैं मल्टीपल या फिर जनरलाइज एप्टीट्यूड टेस्ट में। जिसके एग्जांपल्स ये हैं, देखो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली DAT फुल फॉर्म याद रखना, GATEB विच इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, देन वी हैव ASVAB विच इज आर्म्ड सर्विस वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी। इनके नाम याद रखना, एग्जाम में यू कैन राइट। जो सबसे कॉमन है वो DAT है और क्वेश्चन भी इसी पे आते हैं। इसमें 8 तरह के अलग अलग टेस्ट हैं जो बताते हैं कि कौन सा एप्टीट्यूड जो है आप में बेटर है, कौन सा नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हैं ना, बैटरी है जैसे वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्लर्कियल स्पीड एक्यूरेसी, मैकेनिकल रीजनिंग, स्पेलिंग, स्पेस रिलेशंस एंड लैंग्वेज यूसेज। और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है विच इज इसका इंडियन अडेप्टेशन JM ओझा ने दिया है। ओके, JM ओझा ने इंडियन अडेप्टेशन दिया है, इस तरह से क्वेश्चंस भी आते हैं। देन द लास्ट थिंग इज यू हैव क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी क्या होती है कि कुछ नॉवल, कुछ नया करना, कुछ अलग करना जो आज तक किसी ने किया ना हो, वो यूजफुल हो, दैट इज क्रिएटिविटी। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि यू आर वेरी गुड एट, जैसे कि आप मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ नया ही बना रहे हो, कुछ नॉवल ही कर रहे हो, तो वो इम्पॉर्टेंट भी होना चाहिए। तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका IQ बहुत ज़्यादा हो, है ना। ये तो हमने देखा नया नॉवल बना रहे हो, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका IQ बहुत ज़्यादा हो। इंटेलिजेंस क्वेश्चन कितना भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्रिएटिविटी एक अलग डायमेंशन है, राइट। जैसे कि अब इसमें भी ये नहीं है कि आप सिर्फ सिंगिंग अच्छा कर रहे हो या फिर आप कुछ पोइट्री कर रहे हो तो ही आप अच्छे हो। आप कुछ भी काम कर रहे हो जो नया या नॉवल है, दैट इज क्रिएटिविटी। ठीक है, चाहे वो सिंगिंग में हो, चाहे वो पेंटिंग में हो, चाहे वो म्यूजिक में हो, चाहे वो कोई इन्वेंशन हो, कोई डिस्कवरी हो, एनीथिंग कैन हैपन। ओके, एंड एज आई सेड यू, इंटेलिजेंस जो है वो क्रिएटिविटी का मेजर नहीं है। इवन टर्मन ने ये फाइंड किया कि जो बच्चे होते हैं जिनका IQ थोड़ा ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव है। ओके, अब यहाँ पर थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस का एक रोल आता है जो बेसिकली ये कहते हैं कि भाई एक लिमिटेड लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होना चाहिए। क्योंकि देखो, आपको कोई मशीन बनानी है, आपको बेसिक्स फिजिक्स तो पता होनी चाहिए ना, आपको बेसिक केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कोई केमिकल बनाना चाहते हो या कुछ आप लिखना चाहते हो, बेसिक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो एक मिनिमम लैंग्वेज की जो है रिक्वायरमेंट होनी चाहिए या मिनिमम IQ होना चाहिए। उसके बाद IQ अगर आपका ज़्यादा भी है ना, दैट डजेंट मैटर कि क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी, कम होगी या बहुत कम होगी। समझ गए। सो IQ एक लेवल तक इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा IQ होता है तो दैट डजेंट गारंटी कि क्रिएटिविटी है कि नहीं है, राइट। देन यू हैव क्रिएटिविटी के टेस्ट किस तरह से होते हैं। देखो, जनरल फीचर्स हैं, क्वेश्चन में कई बार ये आ जाता है। जैसे कि क्रिएटिविटी के टेस्ट में क्या होगा, कोई स्पेसिफाइड आंसर नहीं होगा, कोई आंसर सही या कोई आंसर गलत नहीं होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग के क्वेश्चंस होंगे कि एक क्वेश्चन के 100 सोल्यूशन ढूंढो। MCQ कभी नहीं होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे कि जो आपका मन कर रहा है, ताकि हम चेक कर सकें कि आप कितना क्रिएटिव हो, किस किस वे में आप क्रिएटिव हो, क्या क्या आपकी क्रिएटिविटी डायरेक्शंस में जा रही है। Okay, I hope this much is clear, and with this हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। फाइनली we did chapter number 1 which is variation in psychological attributes. And as I told you, जो भी queries, जो भी doubts आपके पास है, आप बहुत आसानी से उसे comment section पे हमें लिख सकते हैं, हमसे doubts पूछ सकते हैं। तब तक के लिए take good care of yourself। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।